नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारतीय राजनीति के गलियारों में इस समय केवल एक ही चर्चा है और वो है राहुल गांधी की। बीजेपी से लेकर आम जनता तक सबके मन में यही सवाल है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहां हैं। देश की राजनीति के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक राहुल गांधी पिछले 20 दिनों से पूरी तरह से परिदृश्य है। ना तो किसी सार्वजनिक मंच पर दिखे हैं, ना ही उनकी कोई तस्वीर सामने आई है। इस लंबी और रहस्यमयी अनुपस्थिति ने देश के राजनीतिक माहौल में एक बड़ा सस्पेंस खड़ा कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने अपने मुखिया का बचाव करते हुए विदेश दौरे का हवाला दिया है। भारतीय राजनीति के गलियारों में इस समय केवल एक ही चर्चा है और वो है राहुल गांधी की। बीजेपी से लेकर आम जनता तक सबके मन में यही सवाल है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहां है। देश की सियासत के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक राहुल गांधी पिछले 20 दिनों से पूरी तरह से परिदृश्य से ही गायब है। ना तो वो किसी सार्वजनिक मंच पर दिखे हैं, ना ही उनकी कोई तस्वीर सामने आई है। इस लंबी और रहस्यमयी अनुपस्थिति ने देश के राजनीतिक माहौल में एक बड़ा सस्पेंस खड़ा कर दिया है। उन्होंने 17 जून को देश के छात्रों और युवाओं की आवाज उठाने के लिए छात्रों की गूंज कैंपेन की शुरुआत की थी। मेरी बात हुई, डिस्कशन हुआ। युवाओं को जोड़ने के लिए ये एक बेहद महत्वाकांक्षी आंदोलन माना जा रहा था, लेकिन इसके तुरंत बाद अचानक सब कुछ रुक गया। राहुल गांधी की गैर मौजूदगी के कारण पहले से तय प्रयागराज का कार्यक्रम टालना पड़ा और इसके बाद पटना का मेगा कार्यक्रम भी अचानक रद्द कर दिया गया। देशव्यापी अभियान का मुख्य चेहरा ही हफ्तों तक गायब रहने से कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता और रणनीतिकार पूरी तरह हैरान हैं। दूसरी ओर बीजेपी को भी राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोलने का एक मौका मिल गया है। देखिए श्रीमान, राहुल गांधी ये कोई गंभीर राजनेता नहीं है। ये छुट्टियां मनाने बीच में कहीं गायब हो जाते हैं, बताते नहीं, और विदेश में जब भी जाते हैं तो भारत की छवि धूमिल हो, इस प्रकार की उनकी बयानबाजी होती है। तो इसलिए पूरी तरह से राजनीति में जो पक्वता होनी चाहिए, जो विचारों की प्रगल्भता होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं उनमें कमी दिखती है। जब भी विदेश में जाए, पाकिस्तान में जाए, चाइना में जाए, कहीं यूएस में जाए, तो किस प्रकार से भारत को बदनाम किया जाए, यही उनका एजेंडा होता है। बाइनोकुलर अगर होता, ऐसा कोई बाइनोकुलर, तो देखने की कोशिश करती कि राहुल गांधी जी है कहाँ। राहुल गांधी जी लापता है। एक फिल्म निकला था लापता लेडीज, अब दूसरा उसका सीक्वल निकलेगा लापता राहुल। तो ये राहुल गांधी जी, वो पहले तो बोलते थे कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, अब बन गए दल नेता विपक्ष। और उनका जो दल नेता विपक्ष यानी कि एक संवैधानिक पोस्ट है, उनका कुछ कर्तव्य होता है। तो जनगण जिन्होंने उनको चलो कम वोट देके भी उनको बनाया है, तो उनके प्रति जो दायित्व है वो कैसे निभाएंगे। देखिए, उनके कार्यक्रम बनाने वाले उनके खास लोग होते हैं, पहले से अधिकृत पर्सन है। अब क्या कार्यक्रम बनाते हैं, किस कार्यक्रम को एग्जीक्यूट करते हैं, कौन कार्यक्रम फेल करते हैं, वो तो उनके कार्यक्रम को बनाने वाले, उनका कार्यक्रम लेने वाले ही बता सकते हैं। लेकिन 20 दिन से आप जैसा जानकारी दे रहे हैं, 20 दिन से खबर नहीं है, तो उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं, उनके संज्ञान में आपके माध्यम से बात जाएगी, तो निश्चित रूप से उनके बारे में पता लगाएंगे कि आखिर 20 दिन से किसी प्रकार की सूचना नहीं है तो हैं कहाँ। इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष की आवाज उठाने के लिए जिम्मेदारी उनको जनता ने दिया है। तो निश्चित रूप से उनको देश छोड़ने के पहले ये देश की जनता को बताना चाहिए कि आप कहां जा रहे हैं, कितने दिन में आएंगे और क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है, राहुल गांधी जी जब देश छोड़ते हैं तो ये जितने भी देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े हुए संस्थाएं पूरी दुनिया में हैं, उनके संपर्क में जाते हैं, उनसे वो ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग ले करके वहीं से स्टेटमेंट जारी करते हैं। वहीं पार्टी नेताओं के सूत्रों के मुताबिक इस समय वो विदेश यात्रा पर हैं, लेकिन इस यात्रा को बेहद गोपनीय रखा गया है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बीजेपी के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि बीजेपी को तो खुश होना चाहिए, बीजेपी का टारगेट केवल राहुल गांधी हैं।
अगर कांग्रेस से कमज़ोर हो रही है या कांग्रेस से का कार्यक्रम नहीं चल रहा है तो उसमें तो उनको खुश होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को तो उसके लिए खुश होना चाहिए। लेकिन ये सब सिर्फ इनका टारगेट राहुल गांधी है, क्योंकि ये राहुल गांधी से घबराते हैं। राहुल गांधी की इस अनुपस्थिति को लेकर जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो है उनका डिजिटल सन्नाटा। सोशल मीडिया पर हर छोटे बड़े मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले राहुल गांधी ने पिछले 3 हफ्तों से अपनी इस यात्रा या गतिविधि को लेकर कोई भी ट्वीट नहीं किया है। किसी के पास उनका कोई आधिकारिक कार्यक्रम या एजेंडा उपलब्ध नहीं है। वहीं राहुल गांधी की गैर मौजूदगी को लेकर अब सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में नए सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस फैसले का संतों ने विरोध किया है, तो वहीं तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमहंसाचार्य ने राम मंदिर मामले में प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। वहीं एसआईटी जांच में भी अभी तक कई अहम खुलासे हुए हैं। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा लगातार सुर्खियों में है। जहां विपक्षी दल बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं, वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। कहा जा रहा है कि अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी की पहली बैठक हुई। इसमें योग्यता और चयन प्रक्रिया तय की गई। अब इस फैसले के खिलाफ संतों ने मोर्चा खोल दिया है कि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के अंदर सीईओ की व्यवस्था लागू करने की मांग की जा रही है। इसका हम सभी अयोध्यावासी, यहाँ के नागरिक, संत समाज पुरजोर विरोध करते हैं। ये राम मंदिर की परंपरा मर्यादा के खिलाफ होगा। ये सीईओ लोग जहाँ भी रहते हैं वहां पर आप देखिए करप्शन भी बढ़ता है, वहाँ की मर्यादा खंडित होती है, वहाँ की परंपरा खंडित होती है। आंदोलन करना पड़ेगा तो आंदोलन करूंगा, अगर अनशन पे बैठना पड़ेगा तो अनशन पे भी बैठा जाएगा, और कहीं किसी पदाधिकारियों की पुतला भी दहन करना पड़ेगा, उसकी जो है तिलांजलि भी करना पड़ेगा तो तिलांजलि भी कर दिया जाएगा। लेकिन कतई संत समाज जो है सीईओ की नियुक्ति होने नहीं दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पुनर्गठन की आवश्यकता है। किसी सीईओ की नियुक्ति की जरूरत नहीं है। सरकार अपरोक्ष रूप से अपनी दखलंदाजी न करे। वहीं तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमहंसाचार्य ने राम मंदिर मामले में प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है और ट्रस्ट में योगी आदित्यनाथ को आजीवन सदस्य रखने की मांग की है। साथ ही इंडी गठबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इंडी गठबंधन ने षड्यंत्र के तहत कुछ सेवादारों को घुसा करके राम मंदिर की चोरी करा करके देश विदेश की बदनामी कराया, और फिर से इंडी गठबंधन और समाजवादी पार्टी जो है तो बड़ा कांड करने की फिराक में है। वो प्रयास कर रहे हैं कि कोई न कोई उसका व्यक्ति उसमें घुस जाए, जिससे वो फिर से जो है इस तरह से सनातन को, राम मंदिर को बदनाम करे। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास ने उन दावों को नकारा है जिसमें कहा जा रहा है कि राम मंदिर में भक्त कम आ रहे हैं। दिनेंद्र दास ने कहा कि राम मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त दर्शन और दान कर रहे हैं। तो हो रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, दान भी सही चल रहा है। चढ़ावा चोरी पर सियासी चीख पुकार के बीच राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने साफ कर दिया है कि मंदिर परिसर के अंदर के सभी निर्माण कार्य 15 अगस्त तक पूरे हो जाएंगे। राम मंदिर में निर्माण कंपनियां, मेरा पूरा अनुमान है कि जो परिसर के अंदर, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जैसे म्यूजियम बाहर है, तो परिसर के अंदर के सभी निर्माण कार्य 15 अगस्त तक पूर्ण हो जाएंगे। वहीं चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच भी तेज हो गई है। दावा है कि जांच में खुलासा हुआ है कि मंदिर के सभी 54 दान पात्रों की एक चाबी आरोपी टिन्नू यादव के पास रहती थी। अब देखना होगा कि इस मामले की जांच कब तक पूरी होती है और संतों के विरोध के बाद सीईओ की नियुक्ति का फैसला वापस होता है या नहीं। यूपी में चुनाव से पहले तीखी बयानबाजी तेज हो गई है। एक बार फिर ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। राजभर ने कहा है कि असली ओबीसी समाज अब जाग चुका है और भगवा फिर लहरा के रहेगा। तो वहीं ब्रजेश पाठक ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। राजभर का अखिलेश यादव पर आज तीखा हमला देखने को मिला। यूपी में बीजेपी के साथ साथ उसके सहयोगी भी अखिलेश यादव पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं।
ओपी राजभर तो लगभग हर दिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके अखिलेश यादव को घेरने का काम कर रहे हैं। राजभर पहले अखिलेश को मित्र बताते हैं और फिर तीखे वार करते हैं। आज भी ओम प्रकाश राजभर ने यही किया है। राजभर ने एक्स पर लिखा, मित्र अखिलेश यादव, देख रहे हैं ना अपने गुंडों की करतूत। बलिया में सैकड़ों की तादाद में आपके गुंडे मेरे खिलाफ सड़क पर उतर आए। क्यों? क्योंकि मैं सच लिख रहा हूँ और सच आपको पच नहीं रहा। यही तो आप लोगों की पुरानी मानसिकता रही है। हमेशा से आप लोग गैर यादव ओबीसी समाज के प्रति हेय दृष्टि रखते आए हैं। हम मुर्दाबाद के नारों और काले कपड़ों से विचलित होने वालों में से नहीं हैं। हम तो उस समाज से हैं जिसके मुर्दाबाद के नारे आपके स्वजातीय हमेशा से लगाते आए हैं। रही बात काले कपड़ों की, तो हमें काला रंग बहुत पसंद है। दिखाइए जितना दिखा सकते हैं। आप और आपके गुंडों में अगर दम है तो लोकतांत्रिक ढंग से लड़े। आओ मैदान में, चुनाव में दम दिखाओ। काला लाल हरा जो दिखाना है दिखा लेना आप लोग। भगवा फिर भी लहरा के रहेगा। और हाँ, आपके गुंडों के जवाब में अगर जनता सड़क पर उतर आई तो कहीं के नहीं रहोगे। ओम प्रकाश राजभर सपाई गुंडों से डरने वाला नहीं है। हम तो जमीन से आए और जमीन पर ही रहते हैं। हमें ऐसे लंपटों का सामना करना अच्छे से आता है। संघर्ष से उपजा हूँ, समाज की लड़ाई लड़ता हूँ। अपने गुंडों को संभाल लीजिए महाराज, नहीं तो ये योगी सरकार है। गुंडों का इलाज बेहतर ढंग से करना खूब आता है। असली ओबीसी समाज अब जाग चुका है, नक्काल परेशान है। अखिलेश यादव पर लगातार लाल हो रहे राजभर ने दावा कर दिया है कि यूपी में फिर से भगवा लहराएगा। वहीं बीजेपी के भी अखिलेश यादव पर चौतरफा वार जारी है। जहां योगी मैदान से निशाना साध रहे हैं, वहीं यूपी बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए हमलावर है। यूपी बीजेपी ने एक्स पर लिखा, सपा अपनी पुरानी वोट बैंक की राजनीति से ज्यादा वक्त तक दूरी नहीं बना सकती। सपाइयों का मुखौटा उतर चुका है। असलियत देर से ही सही सबके सामने आ गई है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी अखिलेश यादव को घेर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर सपा कब तक जाति के नाम पर वोट मांगेगी। वहीं सपा ने भी तीखा पलटवार किया है। उनसे पूछिए कि जाति पर कब तक वोट मांगोगे। केवल मुस्लिम तुष्टीकरण, मौलाना लोगों के नाम पर वोट मांग करके उनसे दरी जिंदगी में बिछवाते रहो। जिस दिन मुस्लिम समाज ने अपना नेता चुन लिया, समाजवादी पार्टी को प्रधानी के संकट भी पड़ जाए। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों का हक, अधिकार और आरक्षण खाने वाली दल है। और वो दल जब 2024 में हारा तो आज पूरी जनता सवाल पूछ रही, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सवाल पूछ रहा, तो अब वो असली और नकली की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो यूपी में सियासी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। जहां एनडीए फिर से जीतने का दावा कर रहा है, वहीं सपा को इस बार सत्ता मिलने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि नतीजों के बाद यूपी में भगवा लहराता है या साइकिल दौड़ लगाती है। यूपी टी20 लीग का चौथा सीजन 14 अगस्त से 6 सितंबर तक पहली बार लखनऊ और कानपुर में आयोजित होगा। कुल 34 मुकाबले खेले जाएंगे, जिनमें शुरुआती 22 मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम और शेष 12 मैच फाइनल और समापन समारोह कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में होंगे। 24 जुलाई को आगरा में मेगा ऑक्शन आयोजित होगा। लीग के ब्रांड एम्बेसडर पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना होंगे। विजेता टीम को 1 करोड़ और उपविजेता को 60 लाख रुपए दिए जाएंगे। मैं संजीव कुमार सिंह, यूपी टी20 गवर्निंग काउंसिल का सदस्य हूं। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, जब उन्होंने पहला घोषणा यहाँ की थी हमारे चेयरमैन ने, तो उस वक्त यही बोला गया था कि अब की बार हम 2 शहरों में इस यूपी टी20 को कराएंगे, और वो आज साबित हुआ, सही साबित हुआ। किसी पत्रकार भाई ने भी हम लोग से बीच में ये कहा कि पब्लिक कहाँ से आएगी, ऑडियंस कहाँ से आएंगे। अब की बार आपको कानपुर भी भरा हुआ नज़र आएगा और इकाना स्टेडियम भी भरा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि हमारे जो बीच में भी गवर्निंग काउंसिल की हम लोग की मीटिंग हुई, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम इसमें पूरे 75 जिलों को शामिल करने जा रहे हैं और वहाँ पे होर्डिंग प्रतियोगिता हम करा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट प्राइज़ हम 2.5 लाख रुपए देंगे, दूसरी प्राइज़ हमारी 1.5 लाख है, फिर 1 लाख है। इस तरीके से हम लोग बोर्ड लगवा रहे हैं ताकि सारे डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी प्लेयर्स, वहाँ के ऑडियंस हैं, इसमें यूपी टी20 में इन्वॉल्व। यूपी टी20 लीग का चौथा सीजन इस बार कई मायनों में
खास होने जा रहा है। इस बार ये लीग 2 अलग अलग शहरों में खेली जाएगी। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए यूपी T20 लीग के चेयरमैन संजय कपूर भी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, इस बार यूपी T20 लीग का 4था सीजन है, 2 अलग अलग शहरों में खेला जाएगा। कौन कौन से शहरों में खेला जाएगा और कब से लीग चालू है और कब इसकी समाप्ति? अब की बार 4 का वार, यूपी का त्योहार, लखनऊ में और कानपुर में इस बार। सर, ये इस बार आपने इसमें एक और नया आपने बताया है कि हर बाउंड्री पर एक नई हरियाली करी जाएगी। इसको लेकर हम लोग एक सोशल कॉज को पकड़ के चल रहे हैं। यूपी T20 लीग इस बार हर बाउंड्री एक नई हरियाली, जिसमें हर चौके और छक्के पे हम एक पेड़ का पौधारोपण करेंगे और एक पेड़ लगाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। सर, इसका सब ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगा? लीग का ब्रांड एम्बेसडर हमारे स्टार प्लेयर सुरेश रैना पूर्व की भांति रहेंगे। और सर, इसका प्राइज मनी क्या रखा गया? लगभग 3 करोड़ रुपए जो प्राइज मनी पहले था वही रहेगा। सर, कुल कितने मैचेस खेले जाएंगे सीजन? लगभग 34 मैच खेले जाएंगे, जिसमें से 22 इकाना में खेले जाएंगे और 12 कानपुर में खेले जाएंगे। जितने लीग स्टेज के मैच हैं वो लगभग 22 होते हैं, वो इकाना में खेले जाएंगे, और जितने प्लेऑफ्स हैं और ग्रैंड फिनाले है वो कानपुर में खेला जाएगा। ओपनिंग सेरेमनी 14 अगस्त को ये इकाना से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ यूपी T20 लीग के चेयरमैन संजय कपूर, जिन्होंने बताया कि इस बार लीग को बेहतर बनाने के लिए इसको 2 शहरों में कराया जा रहा है। वहीं पर इस बार एक नई नीति और लाई गई है, जिसमें हर बाउंड्री पर एक नया पेड़ लगाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ कुशाग्र अवस्थी, इंडिया वॉइस, कानपुर। मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र में गंगा के बढ़ते जल स्तर ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। तेज बहाव से एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है। वहीं खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि हर साल बाढ़ आती है, लेकिन स्थायी समाधान अभी तक नहीं हुआ। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी वादे पूरे न करने का आरोप लगाया है। हस्तिनापुर क्षेत्र में मौजूद हूँ, जहाँ गंगा का लगातार जलस्तर बढ़ने से गंभीर स्थिति बन गई है। आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं, इस वक्त जो गंगा का पुल था, आने जाने वाले लोगों का पुल था, वो इस तरह टूट चुका है। गंगा का इतना तेज टाइम बहाव है जो यहाँ पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे कि लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये मेरठ से चांदपुर के लिए मार्ग जाता है, जहाँ लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा का जलस्तर इतना बढ़ चुका है, जितने भी आसपास के गांव हैं उन सब में पानी पहुंच चुका है। मेरे साथ में जो क्षेत्र के लोग हैं, किसान हैं, वो मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे क्या इस वक्त गाँव की स्थिति है, गंगा का स्तर जो है कितना बढ़ चुका है। क्या शुभ नाम है आपका? सरदार जय सिंह, भारतीय किसान यूनियन टकैत उपाध्यक्ष हूँ मैं। हम सुबह से यहाँ हैं लगभग 7 बजे से। रात यो पानी के बहाव से, तेज़ बहाव से ये रोड बह चुका है। इस रोड का चांदपुर मार्ग है, हस्तिनापुर से लेके चांदपुर को टच होता है। तो ये जो पहले 2 साल पहले हमने दिया था, दीपक मीना DM साहब थे, उन्होंने यहाँ 14 पुल का प्रपोजल दिया था। मैं ये कहना चाहूँगा, जब माननीय हमारे जो विधायक बने थे खटीक साहब, बनते ही जो आप पहली पुलिया देख के आए हैं, मेरे पास वीडियो प्रूफ पड़ा है, मैं भेज दूंगा आपको। उन्होंने क्या वादा किया था, सभी जानते भी होंगे कि इस रोड जब वो पुलिया टूटी थी, चलो वो बनवा दी, इस रोड पे 5 पुलिया बनेंगी मेरी सरकार में। आज उनका मतलब कि 4 साल हो गए हैं, पुलिया तो दूर की बात है, दर्शन ही नहीं हुए। ठीक है, दूसरी बात सुनो, पिछले साल पीछे पानी आया, हम किसी के पास, मैं कह रहा हूँ, उनका एक बंदा तक नहीं आया, एक बंदा तक नहीं आया उनकी वहाँ से कि किसी का हाल पूछने कि किसान जिंदा हैं या मर गए हैं कुछ। और बात रही इस इलाके की, इस इलाके में सबकी फसल कट चुकी है, एक की फसल भी हो तो मुझे बता दीजिए। इस इलाके में 10 से 15 गांव ऐसे हैं जिनकी पकी फसल खड़ी है इसी पानी के कारण। ठीक है जी, और ये पकी फसल का नुकसान हो रहा है। और ये एक गांव को बचाइए, जो पानी जा रहा है किसी के घर में थोड़ी जा रहा है, ये जा रहा है गंगा में पानी। इस पर रोक जब लगाई जाए कि किसी के घर में पानी जाए, जब गंगा में पानी जा रहा है तो ये फिर किस बात पे बांधना चाहते हैं, ये सवाल है मेरा। आप कुछ कहना चाह रहे थे? भाई ये कहना चाह रहा था, जल शक्ति मंत्री हैं भाई, इतना बड़ा दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र का कि वे अपने क्षेत्र की, मतलब प्रदेश के तो जल शक्ति मंत्री हैं, पर जो हमारा दुर्भाग्य ये हमारे अपने क्षेत्र की बाढ़ नहीं रोक पाते।
अब क्या कारण है क्या नहीं, जनप्रतिनिधि होने के नाते जब जिन्होंने वोट लिया, जनता ने उन्हें चुनकर भेजा, एक बार नहीं दो बार, तो इनकी परेशानियां तो देखनी चाहिए। किसानों के बीच में तो आना चाहिए, दुख दर्द में तो लोगों के बनना चाहिए। तो इस पे हमारा यही है, जनप्रतिनिधि को ध्यान देना चाहिए। बस इन्हीं बातों के साथ ज़्यादा ना, हम क्षेत्र परेशान है, आप सभी देख रहे हो यहाँ पे। देखिए, हमारी मौजूदगी इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद थे। हम ग्राउंड ज़ीरो पहुंचने के बाद में हमने आपको सब चीज़ दिखाई है, किस तरीके से जो गंगा का पानी है उसके कटान से ये पुल टूट गया है पूरा। लोगों को परेशानियों का सामना पूरा करना पड़ रहा है। हमने किसानों से बातचीत की है, किसानों ने सारा कुछ हमें बताया मौके पर पहुंचकर कि उनकी जो खड़ी फसल है वो बर्बाद हो गई है। किसानों का जो पूरे साल की मेहनत होती है वो उनकी बर्बाद हो गई है। इसी वजह से बर्बाद हुई है, क्यों? बारिश का पानी और गंगा का पानी मिलकर पूरे गाँव में दौड़ चुका है। बड़ा ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार वो अपनी मांग उठा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। अब से नहीं, कई वर्षों से बता रहे हैं इसकी मांग उठाई जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। बात कर रहे हैं प्रदेश के राज्य मंत्री दिनेश खटीक की, जो यहाँ से वर्तमान में विधायक हैं, 2 बार में विधायक हैं। उन्होंने भी यहाँ पर जनता से काफ़ी वादे किए हैं, लेकिन उन वादों पर अभी तक वो अपना खरा नहीं उतरे हैं। ग्राउंड ज़ीरो पर इंडिया वॉइस की टीम पहुंची थी और पूरे हालात का जायजा लिया था। ग्राउंड इंडिया वॉइस के लिए मेरठ से अली मेहंदी। महीनों के अज्ञातवास और भारत में शरण लेने के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने ऐलान किया है कि वो अपने देश वापस लौटेंगी। तख्तापलट के बाद से ही शेख हसीना के भारत में होने की खबरें थी, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रही थी। अब उनके करीबियों और राजनीतिक हलकों से आ रही खबरों के मुताबिक हसीना ने बांग्लादेश वापस जाने का पूरा मन बना लिया है। महीनों के अज्ञातवास और भारत में शरण लेने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने ऐलान किया है कि वो अपने देश वापस लौटेंगी। तख्तापलट के बाद से ही शेख हसीना के भारत में होने की खबरें थी, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रही थी। अब उनके करीबियों और राजनीतिक हलकों से आ रही खबरों के मुताबिक हसीना ने बांग्लादेश वापस जाने का पूरा मन बना लिया है। शेख हसीना का कहना है कि मैंने बांग्लादेश लौटने को लेकर सरकार से कोई बातचीत नहीं की है। मुझे वापस लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही लौटूंगी। मुझे जेल जाने का डर नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी कई बार गिरफ्तार हो चुकी हूँ। वो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, मेरी हत्या भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लौटना ही होगा। अगर मौत भी आए तो मैं अपने देश की मिट्टी पर मरना चाहती हूँ, जहाँ मेरे माता पिता दफन हैं। अवामी लीग के लगभग सभी बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं और कई लोग छिपकर रहने को मजबूर हैं। सत्ता में लंबे समय तक रहने वाली किसी भी सरकार से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उसका फैसला अदालत नहीं, जनता को करना चाहिए। बांग्लादेश में भारत की पूर्व हाई कमिश्नर वीना सीकरी का शेख हसीना के बयान पर कहना है कि मुझे लगता है कि उनका बांग्लादेश वापस जाने का फैसला बहुत पक्का है, क्योंकि आपको पता ही है कि वहां एक मुकदमे का मामला था और उन्हें मौत की सजा भी सुनाई गई थी, लेकिन दुनिया भर में उस ट्रायल की आलोचना हुई है। Yes, I've seen the interview with Reuters where Prime Minister Sheikh Hasina has said that she wants to go back. I think that seems to be her very firm decision that she wants to go back to Bangladesh because, there was this question of a trial and they've even given her a death sentence. But everybody has criticized that trial. It was actually a complete sham of a trial. There was no means for her to defend herself. There was somebody, the state gave her a lawyer for her defense, but the lawyer, he didn't do anything. The defense lawyer was completely quiet. So it is being generally seen as just a sham trial and the verdict, of course, completely unacceptable. And secondly, even the whole UN report about 1,400 people having died, even that is being come under a question mark. And I think Prime Minister Sheikh Hasina's lawyer and others, many have commented on it, that this report was not really based on a clear investigation, and nobody can understand why a report should talk about just a particular 10-day period. You can have a whole year, you can have 6 months, you can have
you can examine a whole situation, but to have just that kind of a बता दें कि शेख हसीना साल 2024 में सरकार विरोधी आंदोलन के बाद बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थी। इसके बाद उन्हें छात्र आंदोलन पर कार्रवाई से जुड़े मामले में मौत की सजा सुनाई गई। वह इन आरोपों से इनकार करती रही हैं। वहीं भारत ने भी फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की। इससे पहले अप्रैल में भारत ने कहा था कि वह बांग्लादेश के प्रत्यर्पण अनुरोध पर विचार कर रहा है और नई सरकार के साथ संबंध मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के छात्र आंदोलन पर कार्रवाई में करीब 1400 लोगों की मौत होने की बात कही गई है। इसी मामले में शेख हसीना को अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई गई थी। बता दें कि शेख हसीना की वतन वापसी की राह कांटों भरी होने वाली है। जैसे ही वो बांग्लादेश की धरती पर कदम रखेंगी, उन्हें कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।